बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट लिमिट जी रेज पावर n माइनस वन ओवर जी माइनस वन जी अप्रोचेस टू वन इज इक्वल टू n when n is positive integer, n is negative integer and n is fraction। यानी हमने प्रूव करना है कि इस फंक्शन की अगर हम लिमिट लें तो उसका आंसर क्या आता है, n के इक्वल आता है। और यहाँ पे तीन केस हैं कि n पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, n नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं और n फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। सोल्यूशन में देखें, पहला केस करेंगे n इज पॉजिटिव इंटीजर, लिमिट g अप्रोचिंग टू वन जी रेज पावर n माइनस वन ओवर जी माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट g अप्रोचेस टू वन जी माइनस वन इंटू जी रेज पावर n माइनस वन इंटू वन रेज पावर जीरो प्लस जी रेज पावर n माइनस टू इंटू वन रेज पावर वन प्लस सो ऑन जी रेज पावर जीरो इंटू वन रेज पावर n माइनस वन। यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया a रेज पावर n माइनस बी रेज पावर n वाला, वो किसके इक्वल होते हैं, a माइनस बी इंटू ए रेज पावर n माइनस वन बी रेज पावर जीरो प्लस ए रेज पावर n माइनस टू बी रेज पावर वन ए रेज पावर n माइनस थ्री बी रेज पावर टू, यानी n माइनस वन से स्टार्ट होता है, एक फैक्टर की पावर कम होती जाती है और एक की इंक्रीज होती जाती है और लास्ट पे a की पावर जीरो हो जाती है और b की पावर n माइनस वन होती है। तो सेम यहाँ पे भी एज रेज जी रेज पावर n माइनस वन को भी हम वन रेज पावर n लिख सकते हैं, तो g माइनस वन लिखेंगे इंटू जी रेज पावर n माइनस वन इंटू वन रेज पावर जीरो आएगा, फिर जी रेज पावर n माइनस टू वन रेज पावर वन आएगा, फिर जी रेज पावर n माइनस थ्री वन स्केयर आएगा एंड सो ऑन, लास्ट पे जी रेज पावर जीरो और इंटू वन रेज पावर n माइनस वन आएगा। अब यहाँ पे ये g माइनस वन से g माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास फैक्टर बचेगा जी रेज पावर n माइनस वन प्लस जी रेज पावर n माइनस टू प्लस जी रेज पावर n माइनस थ्री प्लस सो ऑन जी रेज पावर जीरो। वन की जो पावर्स हैं वो सारी वन हो जाएंगी। तो इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे वन रेज पावर n माइनस वन रेज पावर n माइनस टू, सभी का आंसर वन आएगा, वन प्लस वन सो ऑन। और ये देखें जीरो से लेकर n माइनस वन तक टर्म्स हैं, वन से लेकर n माइनस वन तक ये n माइनस वन टर्म्स बनती हैं, जब जीरो हम साथ इंक्लूड कर देंगे तो ये n टर्म्स बनती हैं, यानी ये टोटल कितनी टर्म्स है n। तो यहाँ पे ये वन कितनी बार लिखा हुआ है, ये n टाइम्स लिखा हुआ है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा n इंटू वन यानी n। दिस इम्प्लाइज लिमिट g अप्रोचिंग टू वन जी रेज पावर n माइनस वन ओवर जी माइनस वन इज इक्वल टू n। नेक्स्ट केस में देखते हैं व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, लिमिट g अप्रोचेस टू वन जी रेज पावर n माइनस वन ओवर जी माइनस वन, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले वाले केस की तरह, यानी n नेगेटिव है तो हम कोई पॉजिटिव नंबर यानी n की जगह हम माइनस m पुट कर देते हैं। तो m यहाँ पे क्या है, m पॉजिटिव है, लेकिन जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो m क्या हो जाएगी, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो यही गिवन है कि n की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। फिर से देखें कि m पॉजिटिव है, पॉजिटिव को जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल ये आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यही है कि n क्या आया था, नेगेटिव था, ये गिवन था। लिमिट जी अप्रोचेस टू वन एज जी रेज पावर माइनस एम, और ये देखें लिमिट में भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जी रेज पावर माइनस एम और जी रेज पावर एन दोनों वन को ही कन्वर्ट करेंगे या अप्रोच करेंगे। माइनस वन ओवर जी माइनस वन, इसको हम वन ओवर जी रेज पावर एम लिख दिया। अब एम यहाँ पे पॉजिटिव, लिमिट जी अप्रोचेस टू वन वन ओवर जी रेज पावर एम माइनस वन ओवर जी माइनस वन, तो ऊपर वाले टर्म का हम एलसीएम लेंगे, तो जी रेज पावर एम एलसीएम आएगा, वो डिनोमिनेटर में लिख दिया, वन माइनस जी रेज पावर एम ओवर जी रेज पावर एम इंटू जी माइनस वन। अब नोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस जी रेज पावर एम माइनस वन ओवर जी रेज पावर एम इंटू जी माइनस वन। ये माइनस को मैंने पहले लिख लिया, लिमिट जी अप्रोचेस टू वन वन ओवर जी रेज पावर एम, यानी इसकी लिमिट मैंने अलग कर दी, डॉट लिमिट जी अप्रोचेस टू वन जी रेज पावर एम माइनस वन ओवर जी माइनस वन। अब जो हमने पहला केस किया यानी n पॉजिटिव इंटीजर था तो जी रेज पावर n माइनस वन ओवर जी माइनस वन, उसका आंसर क्या आया था, n। अब यहाँ पे m पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका आंसर यूजिंग वन क्या आएगा, m आंसर आएगा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस m हो जाएगा, इसका आंसर वन बनेगा, यानी नेगेटिव वन इंटू एम। तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव m। नेगेटिव m को हमने किससे नोट किया हुआ है, n की, तो इसका आंसर क्या आ गया, n। दिस इंप्लाइज लिमिट g अप्रोचेस टू वन जी रेज पावर n माइनस वन ओवर जी माइनस वन इज इक्वल टू n। थर्ड केस है n इज अ फ्रैक्शन, लिमिट g अप्रोचेस टू वन जी रेज पावर n माइनस वन ओवर जी माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट g अप्रोचेस टू वन
अब n फ्रैक्शन है तो इसको हमने p ओवर q की फॉर्म में ले लिया, यानी लेट कर लिया कि n की वैल्यू क्या है p ओवर q। वो यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, आप लिख लें कि n इज इक्वल टू पुट n इज इक्वल टू p ओवर q, क्योंकि n गिवन है कि वो फ्रैक्शन है तो उसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा p ओवर q माइनस वन इज इक्वल टू जीरो माइनस वन ओवर जी माइनस वन। अब हम जी रेज पावर वन ओवर क्यू की जगह टी लिख दिया, तो इसकी पावर जब p लेंगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा टी रेज पावर p, यानी इसको भी हम पहले केस जैसा कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो जी रेज पावर वन ओवर क्यू उसको हमने t कह दिया, तो उसकी पावर p लेंगे यानी टी रेज पावर p, तो वो जी रेज पावर p ओवर क्यू बन जाएगा, यानी इसकी जगह हम फिर टी रेज पावर p लिख देंगे माइनस वन, और जी रेज पावर वन ओवर क्यू इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से g की वैल्यू क्या आएगी, यानी दोनों तरफ q पावर लेंगे तो g की वैल्यू आएगी टी रेज पावर q, तो डिनोमिनेटर में आएगा टी रेज पावर q माइनस वन। अब पहले केस की तरह इसको कन्वर्ट करना है तो इसके डिनोमिनेटर में भी t माइनस वन होना चाहिए और इसके डिनोमिनेटर में भी t माइनस वन होना चाहिए, तो हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को t माइनस वन से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाले की लिमिट अलग हो सकती है, नीचे वाले की लिमिट अलग हो सकती है। अब यहाँ पे p और q दोनों क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, यानी जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये p ओवर q, p और q दोनों पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अब यहाँ पे p भी पॉजिटिव इंटीजर है और q भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो यूजिंग केस वन इसका आंसर क्या बनेगा, यानी वो था जी रेज पावर p माइनस वन ओवर जी माइनस वन, लिमिट थी जी अप्रोचेस टू वन, और अब यहाँ पे देखें लिमिट भी t अप्रोचेस टू वन हो जाएगी, क्योंकि जब हम g की जगह वन करेंगे तो t अप्रोच करेगा वन को। तो ये पहले से जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी इसकी जगह हम सेम ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है जैसे जी रेज पावर p माइनस वन, जी रेज पावर n माइनस वन ओवर जी माइनस वन था। अब यहाँ पे g की जगह जस्ट t आ गया और n की जगह जस्ट क्या है p आ गया और q आ गया। यहाँ p भी पॉजिटिव इंटीजर है और q भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो नोमिनेटर का आंसर p आएगा और डिनोमिनेटर का आंसर क्या आएगा q आएगा यूजिंग केस वन, यानी इसका आंसर क्या बनेगा p ओवर q, और p ओवर q को हमने n के इक्वल लेट किया था, यानी n की जगह ही हमने p ओवर q लिखा था। Hence, in all cases, limit g approaches to 1, g raised power n minus 1 over g minus 1 is equal to n. नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन में तो हम कंटिन्यूटी पढ़ी हुई है, अब हम कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन में कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। लेट f बी आर डिफाइंड इन अ डोमेन d कंटेनिंग द पॉइंट जी नॉट, यानी जिस पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है वो भी उस डोमेन में पॉइंट लाई करना चाहिए। Function f is said to be continuous at point g naught if limit g approaches to g naught f of g is equal to f of g naught। अब f of g naught क्या है, यहाँ पे ये फंक्शनल वैल्यू है g naught पे, और f of g क्या है, ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू, यानी ये देखें लिमिट g approaching to g naught ये लिमिटिंग वैल्यू है और f of g naught ये क्या है, ये फंक्शनल वैल्यू है। तो वैसे तो हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल होनी चाहिए और लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो ये सेम उन तीनों को कंबाइन करके भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसको हम इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं, लिमिट जी अप्रोचिंग टू जी नॉट एफ ऑफ जी, और फंक्शनल वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है और ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ये इसको अगर हम वो डेल्टा एफ साइलेंट की फॉर्म में लिखना हो तो एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट मॉड लेस देन एफ साइलेंट, इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। थ्योरम है इफ w is equal to f of g be a complex valued function and is continuous at a point g is equal to g naught, then prove that its real and imaginary parts are also continuous। यानी फंक्शन जो है कम्प्लेक्स वैल्यूड है, उसमें रियल पार्ट्स होते हैं और इमेजिनरी पार्ट होते हैं। अब रियल पार्ट जो होता है वो भी रियल वैल्यूड फंक्शन होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट बोल रहा हूँ, वो भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। अब वो दोनों भी कंटिन्यूस होंगे, अगर फंक्शन कम्प्लेक्स वैल्यूड कंटिन्यूस है तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी कंटिन्यूस हैं, ये हमने प्रूव करना है। लेट u, यानी u भी एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है एंड v एक्स वाई भी रियल वैल्यूड एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यानी जो रियल पार्ट है उसको हमने u से नोट कर दिया और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हमने v से नोट कर दिया। सिंस f ऑफ g इज कंटिन्यूस एट g इज इक्वल टू जी नॉट, इसको हम इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट g अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी नॉट, जैसे अभी ये पीछे डेफिनेशन में लिखा, या इस तरह की ये एप्सिलॉन डेल्टा की फॉर्म है, एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन, यानी फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों में जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा, यानी एप्सिलॉन से भी कम होगा। कौन से इंटरवल में, जी माइनस जी नॉट, यानी ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होता है उसका। एफ ऑफ जी क्या था, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट लिए तो हम इसको लिखेंगे u प्लस आयोटा v की फॉर्म में,
और एफ ऑफ जी नॉट क्या होगा, ये यू नॉट माइनस आयोटा वी नॉट, क्योंकि माइनस था दोनों के साथ माइनस आएगा। यहाँ पे यू नॉट से मुराद यू नॉट ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट इस तरह की फॉर्म में हम लिखेंगे, और वी नॉट क्या, वी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, यानी वो जो पॉइंट था जी नॉट वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे यू प्लस आयोटा वी, या यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, यानी यहाँ से डिनोट कर दिया कि ये एक्स और वाई के फंक्शन है। तो जैसे ये डायरेक्ट लिखें वैसे वो भी डायरेक्ट ही लिख सकते थे, यानी यू प्लस आयोटा वी। तो या जैसे ये यू ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं तो ये भी हम एक्स नॉट वाई नॉट की फॉर्म में लिख सकते थे, यानी यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट माइनस वी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट इस तरह के फॉर्म में भी लिख सकते थे। मॉड लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ से रियल पार्ट अलग कर दिए यू माइनस यू नॉट, और इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा कॉमन ले लिया वी माइनस वी नॉट, मॉड लेस देन एप्सिलॉन। अब ये दो टर्म्स हैं, इनका मॉड हम ले रहे हैं, दोनों टर्म प्लस हो रही हैं, और इन दोनों को सम करने के बाद इसका आंसर लेस देन एप्सिलॉन आता है। इसका मतलब इन दोनों का आंसर जो होगा वो एप्सिलॉन से लेस देन होगा, क्योंकि अगर कोई वैल्यू एप्सिलॉन से ज़्यादा होती है तो ऐड होने के बाद वो और बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये इसका रियल पार्ट जो होगा वो भी एप्सिलॉन से छोटा होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो भी एप्सिलॉन से छोटा होगा। इसलिए लिखा यू ऑफ एक्स वाई माइनस यू नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन, एंड वी ऑफ एक्स वाई माइनस वी नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू यू नॉट, और लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट वी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वी नॉट। यानी लिमिटिंग फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह लिखते हैं, और डेल्टा एप्सिलॉन की फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह लिखते हैं। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है कि इसके रियल पार्ट भी कंटिन्यूस है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी कंटिन्यूस है।